नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल की सजा, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। गुजरात भाजपा की राजनीति में प्रदीप सिंह वाघेला की बली, प्रदेश महामंत्री पद से इस्तीफा। और वडोदरा शहर महामंत्री सुनील सोलंकी ने इस्तीफा देकर सभी को चौंकाया, मामले के तार मेयर पत्रिका कांड से जुड़े होने की अटकलें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में आखिरकार 3 साल की सजा हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर की पुलिस ने जमान पार्क से पीटीआई चेयरमैन को उनके घर से अरेस्ट किया। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक खान को लाहौर की कोट लखपत जेल से लाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व किया था। उसके बाद भी जब इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुना दिया। अब इमरान खान ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। गुजरात भाजपा महासचिव के पद पर कार्यरत प्रदीप सिंह वाघेला ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। प्रदीप सिंह वाघेला के बारे में कहा जा रहा था कि वो सीआर पाटिल के बाद गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन अब इस्तीफे के चलते राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। गुजरात भाजपा के महासचिव के पद पर कार्यरत प्रदीप सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। प्रदीप सिंह वाघेला गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के बाद दूसरे ताकतवर नेता है। बीते दिनों राज्य में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की अटकलें लग रही थी, जिनमें नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रदीप सिंह वाघेला प्रमुख उम्मीदवार बनकर उभरे थे। हालांकि अब उनकी विदाई से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस्तीफे पर प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाघेला को गुजरात भाजपा के महासचिव पद पर 10 अगस्त 2016 को नियुक्त किया गया था। प्रदीप सिंह वाघेला के इस्तीफे के बीच सूरत का पत्रिका कांड चर्चा में है। गुजरात के सूरत में बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, सांसद प्रभु वसावा और 84 विधायक संदीप देसाई को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इन पर्चों में फंड को लेकर धांधली के आरोप भी लगाए गए थे। 84 विधायक संदीप देसाई ने इस मामले क्राइम ब्रांच में शिकायत भी की थी। इस पर्चे कांड का शक पार्टी के ही नेताओं पर जताया जा रहा था। चर्चा है कि इस मामले की जांच में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का पत्रिका युद्ध अब चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और उसी के तहत प्रदीप सिंह वाघेला को बलि का बकरा बना दिया गया है। ये भी माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों गुजरात दौरे के बाद ही ये निर्णय ले लिया गया था और 7 दिनों पहले ही प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा मांग लिया गया था, जो आखिरकार अब स्वीकार कर लिया गया है। गुजरात भाजपा में जैसे कि आज इस्तीफे का दौर चल रहा है। सुबह भारतीय जनता पार्टी के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला के इस्तीफे की खबर आई और उसके बाद वडोदरा शहर भाजपा महामंत्री सुनील सोलंकी के इस्तीफे की खबर ने सभी को चौंका दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच गुजरात भाजपा में भूचाल मचा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा आज सुबह सुबह घोषित किया गया है। इसी बीच एक और धमाका वडोदरा में भी हुआ, जहां वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील सोलंकी ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राजनीतिक गलियारों में इस इस्तीफे के साथ ही तरह तरह की अटकलें लग रही है। अचानक सुनील सोलंकी को अपना इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सुनील सोलंकी इस इस्तीफे को निजी वजहों की वजह से बता रहे हैं। 29 तारीख को मैंने भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष
डॉक्टर विजय शाह जी से मैंने बात की कि महानगर के महामंत्री के तौर पर मुझे मेरा त्यागपत्र देना है, और उन्होंने प्रदेश के हमारे जो लीडर हैं उनसे बात करके मुझे बताने की बात कही। कल हमारी जब चर्चा हुई तब हमारे महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने बताया कि मेरी प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बात हुई है और आपने जो त्यागपत्र देने की बात कही है उनका उन्होंने स्वीकार किया है, और वो स्वीकार करने के बाद आज मीडिया के सब हमारे जो मित्र हैं उनको उन्होंने बात बताई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं मेरा योगदान मैं देता रहूँगा, और पार्टी ने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं पार्टी का आभारी भी हूँ। ऐसा पारिवारिक जीवन में सब अलग अलग चीज़ें आती है, और पार्टी में काम करने का तरीका कुछ अलग रहता है, और सामाजिक जीवन में काम करने का कुछ तरीका अलग रहता है, और उसके नाते मैंने जब ये बात बताई तो महानगर के अध्यक्ष ने भी बताया कि आपको ये क्यों देना पड़ता है, लेकिन मेरी बात फिर स्वीकारी उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपकी जो बात थी वो उसमें मुझे सम्मति मिल गई है। कार्यकर्ता के नाते मैं आजीवन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, और उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है। वहीं इस मामले पर वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने अपने बयान में बताया कि सुनील सोलंकी ने अपना इस्तीफा प्रदेश के नेताओं को दिया है और प्रदेश हाईकमान ने ही उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। सुनील भाई सोलंकी हमारे साथ महामंत्री की जिम्मेवारी में थे 2020 से। बड़ौदा महानगर पालिका में महापौर की जिम्मेवारी में भी रहे। इन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारण से अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने इनका इस्तीफा जो है उसको स्वीकृत किया है, और पार्टी की सूचना के हिसाब से आज इनको महामंत्री की जवाबदारी में से हमने मुक्त किया है। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि आज वो भी कार्यालय में आके ही बैठे, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो जिनकी वजह से पार्टी की ऐसी कोई सूचना भी हो। फिर भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण से आज इस्तीफा दिया है, और मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ता के हिसाब से वो काम चालू रखेंगे, और आज भी यहाँ पर कार्य करेंगे। सुनील सोलंकी भले ही निजी वजहों से इस्तीफे की बात कह रहे हो, लेकिन इस्तीफों का ये दौर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को बदलने की बातें हो रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की पत्रिका वायरल हो जाती है। पत्रिका मामले कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम भी खुलते हैं, और साथ ही अब महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला को उनके पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया है। उसी की कोई कड़ी वडोदरा से तो नहीं जुट रही है, ये अटकलें लग रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में दशा मां की प्रतिमाओं का भक्तिभाव से विसर्जन तो किया गया है, लेकिन अब दशा मां की प्रतिमाओं की क्षत विक्षत स्थिति भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। कुछ दिनों पहले ही मां दशा मां के व्रत पूरे हुए हैं और उत्साह के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में दशा मां की प्रतिमाओं का वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हरणी में बनाए गए कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया गया। विसर्जन तो हो गया, लेकिन अब कृत्रिम तालाब का पानी खाली कर दिया गया है, और जो प्रतिमाएं नहीं पिघली हैं उनके हाल बेहाल है। ये हरणी तालाब है, यहाँ पे दशा माता की मूर्ति विसर्जन हुए आज 15 दिन हो गए, और दशा माता की मूर्ति कच्चे पेटी में पड़ी है। कॉरपोरेशन कृत्रिम तालाब बना के निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में इसका अपमान होता है। ऐसा मत करो मेरे भाई, ये पण अपनी माँ है, भगवान है अपने। ये ऐसा ही होने वाला, गणपति को पण ऐसा ही लोग करेंगे, निकाल के फेंक देंगे कच्चे पेटी में। भगवान का अपमान होता है इसमें। कुछ नहीं है, कृत्रिम तालाब रखा है, इसकी कितनी बात आती है। पानी गटर का पानी है, इसमें माता जी को विसर्जन करवाते हैं लोग। कृत्रिम तालाबों को कॉर्पोरेशन द्वारा खाली कर दिया गया है, जिससे यहाँ तेज बदबू फैल गई है। जो प्रतिमाएं नहीं पिघली हैं उन्हें ठिकाने लगाने का काम वडोदरा कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दिया है। तालाब में पड़ी दशा मां की प्रतिमाओं की स्थिति कल भी VNM TV ने वडोदरा की जनता को दिखाई थी। आज फिर उस मामले की तहकीकात किए जाने पर देखा गया कि इन प्रतिमाओं को वडोदरा के वार्ड नंबर 4 में संगम 4 रास्ता पर स्थित वार्ड कार्यालय निकट गड्ढा खोद कर दफनाया जा रहा है। 10 दिनों तक श्रद्धा के साथ जिन दशा मां की प्रतिमाओं की पूजा की गई, अब उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर किसी भी भक्त का दिल दहल जाए। इस मामले वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने भी वडोदरा महानगर पालिका की इस कार्यवाही पर सवालिया निशान लगाया है। जे रीते मां दशामाનું વ્રત આવે છે, ભક્તો ધામધૂમથી 10 દિવસ પૂજન અર્ચન કરે છે,
ત્યારબાદ 10મા દિવસે વિસર્જન પણ કરે છે અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા વખતે સારામાં સારી સુવિધાઓ વડોદરા શહેરમાં 4 તળાવો ફાળવીને કરી હતી, સાથે સફાઈ પણ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તેના પછી આ તમામ તળાવમાંથી જે દશામાની મૂર્તિઓ છે, ધારો કે હરણીનું તળાવ છે, હરણીનું કૃત્રિમ તળાવ છે, ત્યાંથી મૂર્તિઓ લાવીને વોર્ડ નંબર 4ની જે કચેરી છે એની પાછળ જે ભંગાર ને બધો વેસ્ટ પડેલો છે ત્યાં ખાડો ખોદીને મા દશામાની મૂર્તિઓ ખાડામાં દાટી રહ્યા છે. તેઓ અહીંયા આભાસ થઈ રહ્યો છે અને દેખાઈ રહ્યો છે. આપણા કેમેરા થકી વડોદરા શહેરની જનતા પણ જોઈ શકશે, પૂરા ગુજરાતની જનતા જોઈ શકશે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આજે જે ખાડામાં મૂર્તિઓ દાટી રહ્યા છે બહુ જ ગંભીર બાબત છે. આ દ્રશ્યો જોઈને ગુજરાતની જનતા, વડોદરાની જનતાની લાગણી એકવાર દુભાઈ રહી છે કે જે વડોદરા મહાનગરપાલિકા મૂર્તિઓ કૃત્રિમ તળાવમાંથી કે તળાવમાંથી બહાર કાઢી છે તો આ મૂર્તિઓને વ્યવસ્થિત દરિયામાં ક્યાંક વિસર્જન કરવું જોઈએ, ક્યાંક દૂર જગ્યાએ વિસર્જન, સારી જગ્યાએ દરિયામાં વિસર્જન કરવું જોઈએ. મસ્ત મોટો ટેક્સ વડોદરા મહાનગરપાલિકા લઈ રહી છે તો વડોદરા શહેરની જનતાના જે મા દશામાં લાયા છે અને વિસર્જન જે કર્યું છે તો ત્યાંથી લઈને ખાડામાં મૂર્તિઓ દાટવી ન જોઈએ. આપણા હિન્દુ રીત રિવાજમાં દાટવાની કોઈ પ્રથા છે નહીં. વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી આ સામે આવી છે. જે રીતે 4 ઝોનમાં મૂર્તિઓનું વિસર્જન થયા પછી આ તમામ મૂર્તિઓને કોઈ એક વ્યવસ્થિત મોટું તળાવ બનાવે કે મોટો કુંડ બનાવીને ત્યાં જ વિસર્જન વડોદરા મહાનગરપાલિકા જાતે કરવી જોઈએ. આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકા ગણપતિ દાદા આવી રહ્યા છે આગળ, ત્યારે આ કૃત્રિમ તળાવ કે જે પોન્ડ છે એમાંથી મૂર્તિઓ કાઢીને આ રીતે ગંદી ગોબરી જગ્યામાં ખાડો ખોદીને દાટી રહ્યા છે. બહુ જ ગંભીર બાબત છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ વડોદરા શહેરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોટું તળાવ કે મોટું સરોવર બનાવવું જોઈએ, જેથી કરીને મા દશામાની મૂર્તિ, મા ગણપતિ દાદાની મૂર્તિઓ પણ ત્યાં વિસર્જન થઈ શકે. અને જો આ કૃત્રિમ તળાવમાં વિસર્જન કરવામાં આવતું હોય તો કૃત્રિમ તળાવમાંથી પણ મૂર્તિઓ કાઢીને વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ મોટા પોન્ડમાં વ્યવસ્થિત વિસર્જન કરવું જોઈએ. પરંતુ આ રીતે ખાડામાં જે દાટવામાં આવે છે બહુ જ गंभीर बाबत है। अब गणेश उत्सव नजदीक आ रहा है। गणेश प्रतिमाएं भी बनकर तैयार हो रही हैं। दशामा की प्रतिमाएं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन गणेश प्रतिमाएं तो काफी बड़ी होती हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। गणेश विसर्जन के बाद ऐसी तस्वीर सामने न आए, ऐसा कुछ आयोजन वडोदरा महानगर पालिका को करना होगा, वरना भक्तों की आस्था यूं ही आहत होती रहेगी। ये जो विसर्जन होती है मूर्तियाँ, तो हम भी देख के हमें भी दुख होता है। हम ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान ही है, हम खाली धंधे में पैसे कमाने के लिए नहीं खड़े कि भाई पैसा कमाया भूल गए। लेकिन जो मूर्तियाँ विसर्जन होती है, जो स्थापन होती है, उसका विस्थापन होता है। स्थापन होने के बाद विस्थापन हो जाता है, उसके बाद वो मूर्ति नहीं रहती है, वो लाइव नहीं रहती है। तो उसको उसमें 6 महीने तक या 2 महीने तक पड़ा रहे, ये देख के दुख होता है। कोई भी आदमी को, कोई भी इंसान, कोई भी धर्म का होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है उसका तुरंत निकाल करें और साइंटिफिक तरीके से अच्छी तरह से करें। कृत्रिम तालाब ऐसा होना चाहिए कि इस तालाब में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जैसी विसर्जन हो सके, और दूसरा ऐसा कि मीडियम साइज़, छोटी साइज़ की विसर्जन हो सके, ताकि लोग आराम से अपने हिसाब से विसर्जन कर सके। यहाँ बहुत बड़ा सवाल कॉर्पोरेशन के साथ साथ भक्तों पर भी उठता है। त्योहार मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पर्यावरण का ध्यान तो सबको मिलकर रखना ही होगा। कम दामों में मिलने वाली पीओपी की प्रतिमाएं घर में स्थापित कर त्योहार तो मना दिया जाता है, लेकिन जब उन प्रतिमाओं की ऐसी दुर्दशा हो और उनका आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगा? अक्लमंदी इसी में है कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाए, और तभी ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सकेगा। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत सरेआम हमेशा ही उजागर होती ही रहती है। एक ऐसा ही मामला समा में बन रही बरसाती कांस में सामने आया है, जहां कॉन्ट्रैक्टर बिना पैसे तय किए काम कर रहा है। गुजरात के वडोदरा के समा में कुछ दिनों पहले एक गड्ढा पड़ गया था। वहां नजदीक में ही बरसाती कांस बनाने की कार्यवाही भी चालू है। यहाँ वीएनएम टीम द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से पूछताछ कर इस काम के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी बातों में साफ कह दिया कि काम पूरा होने के बाद ही उसकी रकम तय की जाएगी। कामगीरी पूर्ण થવાને આરે આવી ગઈ છે। હવે 4 દિવસનું કામ બાકી રહ્યું છે અમારું, એટલે 4 દિવસમાં કામગીરી પૂર્ણ થઈ જશે। અને અમારું હજુ એડવાન્સ કામ હતું, એટલે એને હજુ એ લોકો એસ્ટિમેટ કાઢશે એનો, એવું હતું। કારણ કે આ અચાનક ભૂરો પડી ગયેલો, એટલે 1200 ને બદલે 1600 ના પાઇપ નાખ્યા છે અને અમારી કામગીરી પૂરી થઈ ગઈ છે। ખાલી ચેમ્બરની કામગીરી જ બાકી। પહેલા જે પાઇપ હતા એ કેટલાના હતા અને અત્યારે 1200 ના હતા પહેલા। હા, અને હવે આ 1600 ના પાઇપ નાખ્યા છે આપણે। હા, એટલે અમારી કામગીરી પૂરી થઈ ગઈ છે, ખાલી ચેમ્બરનું કામ બાકી રહ્યું, સ્લેબ ભરવાનું કામ બાકી રહ્યું છે। અંદાજિત કેટલા રકમનું હશે? ના, જો અમારે અંદાજ જ નથી કર્યો, કારણ કે જો હમણાં જ્યારે કામ ચાલુ થયું ને હમણાં જ પૂરો થયો, એનો એસ્ટિમેટ કે જો હમણાં લોકો કાઢશે, કારણ કે એડવાન્સ કામ ચાલતું હતું, એટલે આગળ હજુ જે ચેમ્બરને જે બનાવવાનું છે
એ થયા પછી કાઢશે એસ્ટિમેટ એટલે આનું અધિકારીઓ કોઈ કરશે. અંદાજ બંદાજ કાઢ્યા વગર જ કામકાજ કરવામાં અંદાજ ના આવે? હોય 67C નું કામ હોય એવું છે. 67C નું કામ છે એટલે જેમ કામ થાય એનો અંદાજ એ પ્રમાણે નીકળી જાય. જેટલું કામ થયું એ લોકો અંદાજ કાઢે એવું હોય એમાં. કયો કોન્ટ્રાક્ટ છે સર? ન્યૂટેક इंजीनियरिंग. आमतौर पर कॉरपोरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से पहले उसकी कीमत तय करता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे बिल पास होते जाएंगे। इस मामले की वीएमसी में जांच करने पर यह जानकारी मिली कि कॉरपोरेशन के 67(3)(c) क्लोज के तहत अर्जेंट काम के लिए वर्क ऑर्डर देकर काम शुरू करवा दिया जाता है और काम पूरा होने पर जांच करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को पैसे चुकाए जाते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जब बरसाती कांस की सफाई होती है तब पाइपलाइन खराब होने जैसी सारी बातें कॉन्ट्रैक्टर के ध्यान में क्यों नहीं आती? अगर ये उसी वक्त दुरुस्त कर लिया जाए तो बड़ा खर्चा बच सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और कॉरपोरेशन दोनों ही जब तक काम बिगड़े नहीं तब तक उसे दुरुस्त नहीं करते हैं और जब आखिरकार पाइपलाइन संपूर्ण रूप से बिगड़ जाए तब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंपकर फिर से उसे पैसे देकर काम करवाए जाते हैं, जिसमें आखिरकार चूना लगता है लाखों करोड़ों रुपए टैक्स भरने वाली वडोदरा की जनता को। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। फिजिकली फिट और खुश रहने के तो बहुत सारे इवेंट हमने देखे हैं, लेकिन क्या कभी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने सोचा है? इफ नॉट येट, हियर कम्स ब्लूम मंत्रा स्पेशल मेंटल हेल्थ कार्निवल। दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट और माइंडफुल कार्निवल में अपने भीतर के बच्चे को फिर से जगाएं। जॉइन अस एट गुजरात फर्स्ट मेंटल हेल्थ कार्निवल, जहां होगी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स, प्राइजेस और बहुत कुछ। नोट द डेट, 6 अगस्त 11 AM to 11 PM। कॉन्टैक्ट 9825000820 and 9824967802। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले,
नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अब तक तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा ही नर्मदा जिला के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर स्थानीय निवासियों को रोजगारी नहीं मिल रही होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा को भी ये स्वीकार करना पड़ा है। विश्व की सबसे ऊंची सरदार प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में गुजरात के नर्मदा जिले में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के वक्त स्थानीय निवासियों को रोजगारी देने की बात थी, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर स्थानीय निवासियों को रोजगार नहीं मिल रहा होने के मुद्दे बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा आवाज उठा रहे थे। इस मामले आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा ने भी एक महत्वपूर्ण निवेदन दिया है। राजपीपला में आयोजित वन महोत्सव के दौरान आदिवासियों की रोजगारी मुद्दे सांसद मनसुख वसावा ने ये बात कबूल की है कि स्थानीय निवासी रोजगारी से वंचित है। डेवलपमेंटમાં એક જ વસ્તુ છે કે જે પહેલા તેમાં માટે હું પણ જવાબદાર છું। પહેલો જવાબદાર તો હું એ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવ્યા પછી આ પ્રકારના એકમો આવશે એ મને પણ ખ્યાલ નહીં, અને એ આવ્યા પછી એવા એકમો છે કે અંગ્રેજી ગણિત વગર ત્યાં ચાલી જ નહીં શકે। તો અહીંયા સ્થાનિક લોકો અંગ્રેજી ગણિત જો જ માત્રામાં જે છે તો એ ખાસ કરીને સ્થાનિક લોકોને, હું તો ભરૂચનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, ભરૂચ જિલ્લાની અંદર મોટા મોટા ઉદ્યોગો આવ્યા છે પણ સ્થાનિક લોકોને રોજગારી નથી મળતી, કામ નથી મળતું। શું કારણ? મજૂરીમાં જાય છે પણ સારી જગ્યા પર નથી જતા, કારણ કે એ પ્રકારનું એમની પાસે શિક્ષણ આપણે આપ્યું જ નથી। પણ એની શરૂઆત અમે કરી છે। હું દરેક જગ્યાએ કહું છું, આજે અહીંયા પણ કીધું, અનેક જગ્યાએ પણ કીધું છે, અને બાકીના ભરૂચ જિલ્લામાં પણ કીધું છે કે આ મોટા મોટા ઉદ્યોગોમાં એ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં અલગ અલગ પ્રકારના નવા નવા પ્રોજેક્ટો જો આવવાના છે, ઘણી સારી સારી હોટલો પણ આવવાની છે, તો સ્થાનિક લોકોને કોઈ ને કોઈ પ્રકારની રોજગારી મળે એના માટે સક્ષમ બનવું પડે, લાયકાત તો કેળવી જ પડે। રોજગાર આપવા માટે, યુવાનોને રોજગારી આપવા માટે ઉશ્કેરવાની વાત નહીં, કેટલાક લોકો ઉશ્કેરે છે યુવાનોને, એ પણ મેં વાત ઉલ્લેખ કર્યો। ભૂતકાળમાં યુવાનોને ઉશ્કેરા છે, યોગ્ય માર્ગદર્શન કે રોજગારલક્ષી જ્ઞાન આપવું જોઈએ, માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ, એ નથી અપાયું, પણ અમે આપી રહ્યા છીએ। आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि आदिवासी नेता चैतर वसावा ने स्थानीय निवासियों की रोजगारी मुद्दे क्या कहा था। ચોક્કસ આજે જે મનસુખભાઈ પોતે સ્વીકાર્યું છે કે ત્યાં સ્થાનિક લોકોને રોજગારી નથી મળતી, એટલે એમને આજે જે સાચું બોલીએ છે એમાં અભિનંદન આપીએ છીએ। અને આવનાર દિવસોમાં ત્યાંના સ્થાનિક લોકોની જમીનો ગયેલી છે તો એમને ત્યાં સ્થાનિક લેવલે રોજગારી મળે એ દિશા પર અમારા પ્રયત્ન રહેશે। અને અમે અનેકવાર રજૂઆતો કરીએ છીએ, અનેક આંદોલનો પણ ત્યાં કર્યા છે, પછી પણ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જે સત્તા મંડળ છે ત્યાંના વહીવટદારો જે પણ આવે છે એ ત્યાં અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો સાથે અમાન્ય વર્તન કરે છે, એટલે આવનાર દિવસોમાં અમારે ત્યાં પણ આ બાબતોને લઈને ઉગ્ર રજૂઆત કરવી પડશે। અને આજે જ્યારે ખુદ એમના સાંસદશ્રીએ સ્વીકાર્યું છે કે રોજગાર નથી આપી શક્યા, તો આવનાર દિવસોમાં સરકારમાં પણ રજૂઆત કરીશું અને સ્થાનિક લોકોને એમની કૌશલ્યવર્ધક તાલીમો આપીને દરેક ક્ષેત્રે રોજગારી મળે એ તરફ અમારા બધાના પ્રયત્નો રહેશે। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते वक्त सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन स्थानीय निवासियों की रोजगारी पर यहाँ बड़ा असर पड़ा है, जिस पर सरकार को अब ठोस कदम उठाने ही होंगे। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम रेलवे वडोदरा में आने वाले 6 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट प्रस्तावित है, जिस पर आज एक खास बैठक आयोजित की गई। अमृत भारत स्टेशन स्कीम अंतर्गत पूरे भारत के 508 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे वडोदरा में आने वाले 6 स्टेशन का भी नवीनीकरण किया जाएगा, जिसमें प्रतापनगर, विश्वामित्री, भरूच, मियागाम, करजण, डभोई जैसे स्टेशन शामिल है, जिस पर 207.4 करोड़ का खर्च किया जाएगा। कल 6 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का लोकार्पण किया जाएगा। इस पर एक खास बैठक आयोजित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑल ओवर इंडिया 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास रखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और इन 508 में बड़ौदा मंडल के 6 स्टेशन हैं। तो ये जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि अपने मीडिया के साथियों को कल के प्रोग्राम के बारे में और इस अमृत भारत के अंदर इन 6 स्टेशन पे क्या काम होना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम शेयर करें। गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका की तरह तरह की लापरवाहियां सामने आती ही रहती है, लेकिन इस बार जो सामने आया है वो लापरवाही का सबसे उम्दा नमूना है। वडोदरा महानगर पालिका यानी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने वाला कार्यालय, यहीं से वडोदरा शहर से जुड़ी समस्याओं का हल निकाला जाता है। यहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए तरह तरह के माध्यम हैं। उन्हीं में से एक है शिकायत बॉक्स, जिसमें किसी भी तरह की शिकायत या सलाह सूचन लिख कर डाला जा सकता है।
लेकिन अगर आप शिकायत बॉक्स की हकीकत को जानेंगे तो शायद अचंभित ही रह जाएंगे। वीएनएम टीम द्वारा इस शिकायत बॉक्स के अंदर कैमरा जूम कर देखने की जब कोशिश की गई तो बॉक्स में दिसंबर 2021 की तारीख लिखा हुआ एक लेटर पड़ा हुआ दिखाई दिया। 2021 से 2023 करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन शिकायत बॉक्स की शिकायत पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। उस वक्त मेयर के पद पर केयू रोकड़िया थे और अब कुछ महीनों से नीलेश राठौड़ है, लेकिन मेयर से लेकर कर्मचारियों तक किसी के पास इस बॉक्स को खोलने का समय नहीं है। अगर कोई शिकायत बॉक्स में अपनी शिकायत डालकर शिकायत सुलझने का इंतजार कर रहा हो तो इंतजार शायद इंतजार ही रह जाएगा। इस मामले पर कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीर रावत का ध्यानाकर्षण कराए जाने पर उन्होंने कॉरपोरेशन की इस कोरी लापरवाही पर आपत्ति जताते हुए जनता की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बड़ी बातें होती है। कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन में स्मार्ट सिटी की बातें होती है। स्मार्ट सिटी के पार्ट में तीनों जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, कमिश्नर ऑफिस और मेयर ऑफिस के बाहर कंप्लेन बॉक्स रखा है। अनफॉर्चुनेटली आपने जो वीडियोस दिखाए उससे पता चल रहा है कि जो मेयर के ऑफिस के बाहर कंप्लेन बॉक्स है वो पिछले 2 साल से किसी ने खोला ही नहीं है। दैट मीन्स के जो सिटीज़न है कोई उम्मीद से आता है, वो अपनी कंप्लेन लिखता है, बड़ौदा के फर्स्ट सिटीज़न को, मेयर को कंप्लेन करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसका कुछ रिजोल्यूशन आएगा। पर यहाँ हालत ये है कि ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, स्मार्ट सिटी की बातें करने वाले अगर उन तक कोई मैसेज पहुँचाया तो खोलने और देखने की भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई है। और अभी जो हालत है आपके ही मैंने वीडियो से देखा है, दैट मीन्स के पिछले 2 साल में जब मेयर के रोकड़िया और अभी नीलेश भाई आए तब से उन्होंने कंप्लेन बॉक्स खोला ही नहीं है, तो कंप्लेन उन तक पहुंची नहीं है। आपके द्वारा नागरिकों को भी बताना चाह रही हूँ कि आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप कंप्लेन कर दो तो रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करते हो तो मैसेज तो आ जाता है योर कंप्लेन हैज़ बीन अटेंडेड, पर वो एक्चुअली अटेंड नहीं होती है, वो सिस्टम से जनरेट होता है। और अगर फिजिकली आप ड्रॉप करते हो तो वो तो कोई खुलता ही नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि जहाँ स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, सिटीजन्स को सबसे अच्छी सुविधा देने की बात होती है, वहाँ सिटीजन्स की फरियाद, उनकी जो कंप्लेंट्स है वो देखने तक की जहमत कोई नहीं उठा रहा है, तो रिजॉल्व तो कैसे होगी। और फिर भी 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और उसकी हालत आपके थ्रू आज नागरिक भी देख, आज ही आपके थ्रू पता चला है। डेफिनेटली इस बात को हम रेस करेंगे, उनका भी ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही में जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती है उसका भी जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है उसके बारे में भी बात। गुजरात के वडोदरा शहर में कम गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण के चलते जगह जगह गड्ढे पड़ने की घटनाएं इन दिनों लगातार सामने आ रही है। गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों खड़ोदरा बन गया है। कहीं छोटे छोटे गड्ढे पड़े हैं तो कहीं सड़क के अगल बगल में ही बड़े बड़े गड्ढे अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। कल ऐसे ही एक गड्ढे में एक युवक गिर गया था और आज अकोटा में दिनेश मिल निकट एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। दिनेश मिल से उर्मिचा रास्ता जाने वाली पटेल की चाली निकट करीबन 15 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया है, जिससे यहाँ के लोगों को, छोटे बच्चों के और वाहन चालकों के गड्ढे में गिरने का डर सता रहा है। ऐसे में वाहन चालकों और राहदारियों को बचाने के लिए अगल बगल के लोगों ने खुद ही गड्ढे को कॉर्डन कर दिया है। इस मामले की ऑनलाइन शिकायत भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है। કોર્પોરેશન ને વિનંતી છે કે વહેલી તકે આનું કામ પતાવે। મેં હમણાં જ બીએમસી માં ફરિયાદ નોંધાવી છે ઓનલાઈન, તો એ લોકોએ કીધું કે અમે આ કામગીરી કરીશું બોલે। ભાઈ આ તો આપણી બીજેપીનું શાસન છે અને અંડરગ્રાઉન્ડ વિકાસ છે વડોદરાનો, તો આપણે તમે નિહાળી શકો છો કે આ વિકાસ કેવો છે। જોઈ લો અને જનતાને બી જાગૃત કરો કે જો ભાઈ આવો આપણો ગાંડો વિકાસ છે। આ गुजरात का अहमदाबाद शहर, जहां ट्रैफिक जैम हमेशा ही
सिरदर्द बना रहता है। ऐसे में ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ियों के लिए एक खास प्लान अहमदाबाद महानगर पालिका ने तैयार किया है। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन ब्रिज पर जैगुआर एक्सीडेंट के बाद अहमदाबाद पुलिस ने जहां ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्ती दिखाई है, तो दूसरी ओर अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग को रोकने के लिए टायर किलर बम्प के इस्तेमाल का फैसला किया है। अहमदाबाद में रॉन्ग साइड ड्राइविंग को रोकने के लिए सड़कों पर टायर किलर बम्प लगाने का काम शुरू हुआ है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के घाटलोडिया में स्पाइक स्पीड बम्प इंस्टॉल किए हैं। उल्टी और गलत दिशा में ड्राइविंग को रोकने का अगर ये प्रयोग सफल रहा तो अहमदाबाद कॉरपोरेशन शहर के अन्य स्थानों पर भी टायर किलर बम्प को इंस्टॉल कर सकता है। दरअसल शहर में ट्रैफिक की समस्या पर सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसी कोई व्यवस्था करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने ये स्पाइक बम्प लगाए हैं। इससे पहले गांधीनगर सरखेज हाईवे पर जैगुआर कार से 9 लोगों की मौत के बाद एएमसी और अहमदाबाद पुलिस को हाईकोर्ट की सख्ती का सामना करना पड़ा था। टायर किलर बम्प के ऊपर से अगर कोई गाड़ी उल्टी दिशा से गुजरेगी तो टायर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम तोड़ने का बड़ा खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि सीधी दिशा में वाहनों के गुजरने पर ये टायर किलर बम्प सिर्फ स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, जबकि उल्टी दिशा में वाहन आने पर इनमें मौजूद स्पाइक से टायर पंचर होगा और हवा निकल जाएगी। लेकिन खैर, अहमदाबाद की जनता इन सारे उपायों से परे हैं। उनका कहना है कि ऐसे आइडियाज से कुछ नहीं होने वाला है और ये सफल नहीं हो सकते। गुजरात के वडोदरा हाईवे पर दैना चौकड़ी से लेकर दुमाड़ चौकड़ी तक भारी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर से सटे दैना चौकड़ी से दुमाड़ चौकड़ी तक हाईवे पर ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। आज सुबह सुबह कई वाहन चालकों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा। दरअसल दुमाड़ चौकड़ी से लेकर दैना चौकड़ी के बीच विश्वामित्री ब्रिज है, जहां मरम्मत चल रही है। मरम्मत के चलते वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई है और उसी के चलते यहां ट्रैफिक जैम की नौबत आई है। इस ट्रैफिक जैम में फंसकर सैकड़ों वाहन चालक घंटों तक परेशान हुए। ट्रैफिक पुलिस ने यहां पहुंचकर मामले को सुचारू करवाया। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कार्यवाही के दौरान क्रेन टूट पड़ी थी। इस मामले आज कई टीमों द्वारा जांच की गई। गुजरात के करजण के कंबोला निकट बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में चालू कार्यवाही के दौरान एक क्रेन टूट पड़ने की घटना घटी थी, जिसमें जितेंद्र प्रसाद नामक कर्मचारी की मौत हुई थी और 8 मजदूर घायल भी हुए थे। इस मामले की जांच के लिए एफएसएल के विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और यहां नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन की टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची और इस दुर्घटना के अलग अलग एंगल की जांच की गई। करजण के कंबोला से गुजरने वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में चालू कार्यवाही के दौरान क्रेन टूटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद विशेषज्ञों की टीम घटना की जांच कर रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में देश भर के साथ साथ गुजरात के शहरों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। मोदी सरनेम मामले किए गए मानहानि के दावे में सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल की सांसदी तक चली गई। राहुल गांधी ने इस मामले सेशंस कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। गुजरात के नर्मदा जिला कांग्रेस द्वारा भी इस स्टे पर पटाखे चलाकर सफेद टावर निकट सेलिब्रेशन किया गया। मिठाई खिलाकर मोदी सरनेम मामले विवादित टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की जीत का सेलिब्रेशन किया गया। राहुल गांधी सजा पर जे स्टे आयो छे એ સત્યનો વિજય થયો છે। રાહુલ ગાંધીનો અવાજ સંસદમાં જે દબાવવામાં આવતો હતો એ અવાજ એક સચ્ચાઈનો અવાજ હતો, ગરીબ માણસોનો અવાજ હતો, આમ આદમીનો અવાજ હતો, જે સરકાર સાંભળવા નથી માંગતી ને જે અવાજ દબાઈ દીધેલો, આજે ન્યાયતંત્ર દ્વારા એને ન્યાય મળ્યો છે। આ એક ઐતિહાસિક જીત છે। રાહુલ ગાંધી જે 140 કરોડ હિન્દુસ્તાનીઓની આવાજ હતા એમને દબાવવાની કોશિશ કરી અને લોકશાહીની અંદર બોલવાનો અધિકાર છે એના પર 2 વર્ષની સજા સુપ્રીમ કોર્ટે આજે ફગાવી દીધી। એની જીતની ખુશીની અંદર આજે નર્મદા જિલ્લા કોંગ્રેસ પાર્ટીએ યુથ કોંગ્રેસથી લઈને
બધાએ આજે અહીંયા ફટાકડા ફોડીને ઉત્સવ મનાવ્યો છે, સાથે મીઠાઈઓ વહેંચી છે અને આવનારા વર્ષોની અંદર જે આ લોકશાહીનું હનન અને સંવિધાનનું હનન કરતી આ પાર્ટી છે એને પરાજય इंडिया पार्टी आपसे ये वो हमारा विश्वास है। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद गुजरात के सभी शहरों में राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत सूरत कांग्रेस द्वारा भी किया गया। सूरत कांग्रेस द्वारा पुरानी सब जेल निकट उधना दरवाजा के पास बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पटाखे चलाकर मिठाइयां बांटी गई। राहुल गांधी की सांसदी भी अब बहाल हो जाएगी, ऐसे में सूरत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने मिला। पिछले 6 महीनों का देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी को सफलता मिली पूरे देश में, उससे भाजपा काफी चिंतित हो गई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि भी 2024 में हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो किस तरह से वो राहुल गांधी को नीचा दिखाए, किस तरह से उसको डैमेज करे, किस तरह से उसको मूल राजकीय उसमें से बाहर निकाले। इसलिए उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही शिकायत दर्ज कराई और उसकी जहां सरकार थी उसी राज्य की न्यायपालिकाओं ने जो फैसला दिया उसमें उनको निष्कासित किया गया संसद पद से और अगला 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सके, ऐसा भी प्रावधान उसमें किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और पिछले 3 बार से लगातार सुनवाई चल रही थी, उसमें राहुल गांधी को न्याय मिला है, कांग्रेस पार्टी को भी न्याय मिला है और सत्यमेव जयते जो राहुल गांधी हमेशा बोलते रहते थे कि आज सच्चाई की जीत हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बद इरादे थे उसकी लोगों के सामने भी पोल खुल गई है। तो आने वाले दिनों अब कांग्रेस के होंगे और हमारे लिए आनंद का अवसर है, इसलिए हमने आज आतिशबाजी का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। गुजरात के अरवल्ली जिला में भी कांग्रेस द्वारा इस खास जीत को मनाया गया। अरवल्ली की कॉलेज चौकड़ी रोड पर पटाखे चलाकर अरवल्ली जिला कांग्रेस द्वारा इस खास मौके को मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगा दिया गया है, जिसकी खुशी में अरवल्ली जिला कांग्रेस द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खास दिवस को सेलिब्रेट किया गया। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। गुजरात के लिमड़ी में भी कांग्रेस पार्टी का कुछ ऐसा ही सेलिब्रेशन देखने मिला। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद लिमड़ी और शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ ग्रीन चौक में पटाखे जलाकर इस दिवस को मनाया। राहुल गांधी पर चर्चास्पद मानहानि मामले में 2 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है, जिसके चलते लिमड़ी शहर और तालुका कांग्रेस द्वारा नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। गुजरात कांग्रेस आज समग्र गुजरात में राहुल गांधी ने ऊपर थी जे सजानो स्टे મળ્યો છે એના આનંદની ઉજવણીમાં ફટાકડા ફોડી આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને હંમેશા ન્યાયતંત્રમાં સત્યનો વિજય થાય છે। એ આ એક ન્યાય કોર્ટ દ્વારા આજ ભારતની જનતાને એક એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે ખરેખર ન્યાયતંત્ર ઉપર જો તમે વિશ્વાસ રાખો તો ન્યાયતંત્ર કોઈ દી કોઈને અન્યાય કરે નહીં। तरह तरह की बैंक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन गुजरात के साबरकांठा के ईडर में एक ऐसी बैंक है जहां सिर्फ बच्चे सेविंग करते हैं। गुजरात के साबरकांठा जिला के ईडर में एक अनोखी बैंक है। बाल गोपाल बचत नामक इस बैंक में बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक बचत की जा सकती है, जो बाद में उन्हें एक साथ मिलती है। साबरकांठा जिला के ईडर में वर्ष 2009 में बाल गोपाल बचत बैंक शुरू की गई थी, जिसके तहत घर घर बच्चों को बचत पेटी दी गई है और बच्चे उन्हें मिलने वाले पैसे इस बैंक में जमा करवाते हैं। भारत की ये पहली बाल गोपाल बचत बैंक है, जिसकी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने संसद में भी सराहना करते हुए अन्य सांसदों को और देशवासियों को इस बैंक की जानकारी दी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस बैंक के सदस्य खुद छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं।
सहकारी कानून अंतर्गत रजिस्टर किए गए इस बैंक को शुरू करने का उद्देश्य बच्चों को बचपन से ही पैसों की अहमियत सिखाने का रहा। बचपन से ही ज्यादातर बच्चों के पास मिट्टी का गुल्लक या तरह तरह के पिगी बैंक जरूर होते हैं, जिसमें बच्चे अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन ईडर में एक विशेष पहल के तहत बच्चों की इस सेविंग को 18 साल तक जमा किया जाता है और उन्हें 18 साल बाद वापस किया जाता है। बाल गोपाल બેંકની સ્થાપના 2009માં મેં શરૂ કરી। આ વિચાર એટલા માટે આવ્યો કે હું ઘરે હતો ત્યારે મારો બાબો એક ગલ્લો તોડી અને દુકાનમાંથી એક પડીકું લઈ આવ્યો। મેં વિચાર કર્યો કે બાળકમાં બચતની ટેવ છે અને કન્ટિન્યુઅસ કરવા માટે સહકારી સંસ્થાની રચના કરવી જોઈએ। એ વિચારના આધારે 2009માં મેં બાલ ગોપાલ બચત અને ધિરાણ સહકારી મંડળી એટલે બાલ ગોપાલ બેંકની સ્થાપના કરી। 17,000 બાળકો જોડાયા છે, 16 કરોડ સેવિંગ છે। मुख्य उद्देश्य अमारो ये हतो कि बाळक में अमे बचत केवी रीते करावीए एनो पण अमे बाळकने सभासद बनावी अने पेटी आपीए छीए। एना घरे अमारो कर्मचारी ए पेटी खोले छे। वाली अथवा बाळकनी हाजरीमां ए पेटीमांथी जे पण रकम निकळे ए रकम ए मंडळीमां जमा करावे छे अने वर्षना अंते जे पण ग्रोथ रकम थाय एनो अमे व्याज शरू करीए छीए। 18 वर्षे एने कुल रकम एने परत आपीए छीए। अत्यार सुधीमां 3,000 जे बाळको विड्रोल थया एमने रकम परत आपी छे। 17,000 बाळको द्वारा 16 करोड़नी बचत करी छे एनो अमने आनंद छे अने वधुमां वधु आवता वर्षोमां 1 लाख बाळको एमां जोड़ाय अने वधु बचत करी पोते आत्मनिर्भर बने अने संस्कारी बने ए प्रकारनो मारो प्रयास छे। जन्म से 18 साल तक बच्चे उन्हें मिलने वाली पॉकेट मनी या मेहमानों से मिलने वाले पैसे बैंक द्वारा दी गई पेटी में जमा करते हैं और बाद में ये पैसे बैंक में जमा करवा दिए जाते हैं, जो 18 साल बाद बच्चों को मिलते हैं और उस वक्त खुद के पैसों से बच्चे मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी या जो चाहे वो खुद की सेविंग से खरीद सकते हैं। हर महीने बैंक के कर्मचारी खुद बच्चों के घर जाकर उनकी पेटी खोलते हैं और इन पेटियों को खुलवाने के लिए बच्चे काफ़ी उत्साहित भी होते हैं। हर महीने बच्चे अपने गुल्लक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। અમારી પ્રોસેસ એવી છે કે અમે દરેક બાળકોના ઘરે જઈ બચતના સંસ્કારનું સિંચન કરીએ છીએ। ઘરે જઈને જ્યારે અમે પૈસા લેવા માટે જઈએ ત્યારે બચત પેટીમાં જે પૈસા હોય અમે ચાવીથી ખોલી બચત પેટીમાંથી જે પૈસા મળે એ એની માતા પિતાની હાજરીમાંથી અમે કલેક્ટ કરીએ છીએ અને એક પોચ હોય અમારી જોડે, એ પોચ એમને પાવતી બનાવીને આપીએ છીએ। જે પૈસાની અમાઉન્ટ આવી હોય કે 500, 600 કે 700 રૂપિયાની જે અમાઉન્ટ હોય એની અમે પાવતી બનાવીને એના માતા પિતાને આપીએ છીએ અને એના પછી એનું અમારું વર્ષનું એક કાર્ડ આપેલું હોય, એ કાર્ડમાં અમે એની એન્ટ્રી કરીને આપીએ કે આ વર્ષ આ મંથલી એના કેટલા પૈસા જમા થયા છે। એ જમા કરીને એ કાર્ડ અમે એ પરત એના વાલીને આપીએ છીએ કે જેથી એને વર્ષનું એને બી આઈડિયા રહે કે વર્ષના મારા બાળકનું કેટલા પૈસા જમા થયા છે। बच्चों को बचपन से ही सेविंग की आदत डालने के लिए और उन्हें 18 साल का होते ही एक बड़ी धनराशि देने की ये पहल साबरकांठा में खूब पसंद की जा रही है। अगर इस तरह के बैंक देश के अन्य शहरों में भी खोले जाएं, तो भविष्य की पीढ़ी बचपन से ही खुद के लिए पैसे बचाना सीख जाएगी। पशु पक्षियों के प्रति अपने प्रेम की कहानियां अक्सर सामने आती रहती है। कई परिवार अपने घरों में पशु पक्षियों को पालकर अपना ये शौक पूरा करते हैं, लेकिन अहमदाबाद के जैनेश पटेल ने 1-2 नहीं 100 विदेशी पैरट को अपने घर में रखा है। ये है अहमदाबाद के घाटलोडिया में रहने वाले जैनेश पटेल, जिन्होंने अपने शौक के लिए एक के बाद एक 100 जितने विदेशी पैरट अपने घर में बसा लिए हैं। जैनेश ने इन पक्षियों को रखने के लिए अपने टेरेस पर एक खास कमरा बनाया है। वहीं पिंजरों में इन पैरट को विशेष हिफाजत के साथ रखा जाता है। जैनेश कॉलेज में पढ़ते हैं और तोता पालने का शौक उन्हें कोरोना काल में जागा। पहले पहले मुश्किल लगा, लेकिन अब 100 से ज्यादा विदेशी तोते उन्होंने अपने घर में रखे हैं। भारतीय तोतों को घर में रखना कानूनन अपराध है। ऐसे में जैनेश ने विदेशी तोतों को ही अपने घर में रखा है। रंग बिरंगी ये पैरट बेहद मनमोहक है और उनकी आवाज से हमेशा ही माहौल गूंजता रहता है। इन पैरट की देखभाल में हर महीने करीब 15,000 रुपए खर्च होता होने की बात भी जैनेश पटेल कह रहे हैं। न सिर्फ खाना पीना, पक्षियों के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। उनके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी ना पनपे और उनकी योग्य साफ सफाई हो, उसका भी ध्यान जैनेश पटेल बखूबी रखते हैं। मेरे पास अभी 10 या 12 प्रकार के पैरट्स हैं। मेरे पास तकरीबन 100 से 110 पैरट्स है इन टोटल और उसमें सारे ही अलग अलग प्रकार के हैं।
उनके लिए सुबह जो सॉफ्ट फूड उनको देना होता है वो सुबह 7 बजे से चालू हो जाता है उनका पूरा काम, और उनको सुबह ही उसके साथ साथ पानी भी देना होता है, और 12 से 1 बजे के आसपास उनको अलग सीड मिक्स भी देना होता है, जो उसको सॉफ्ट फूड के बाउल निकाल कर उसके सीड मिक्स के बाउल उसको रखने होने रहता है। अलग अलग प्रजाति के विदेशी तोते जैनिश को बेहद प्यारे हैं। इन सभी की विशेषताएं भी अलग अलग है। जैनिश के पास मकाऊ पैरट, ग्रे पैरट, कॉकटेल्स पैरट, अक्लेट्स पैरट, अमेज़न पैरट, लवबर्ड पैरट जैसे कई तोतों का कलेक्शन है, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। जो अलग अलग कंट्री और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हैं। ग्रास पैराकीट्स है और पैरट स्पीशीज़ है। ग्रास पैराकीट्स में जैसे आप देख सकते हैं कॉकटेल्स एंड बजीज और दूसरे सारे बर्ड्स हैं, और पैरट स्पीशीज़ में मकाउज और स्मॉल कॉर्नियर्स और सन कॉर्नियर्स और सारे ही बर्ड्स हैं। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर भी वीएनएम टीवी को रोजाना लगातार लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।